भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई हैं। उसकी राष्ट्रीय संचालक मंडल में जागृति राही जी। जागृति जी, भारत जोड़ो यात्रा से निश्चित रूप से एक उफान आया, एक उबाल आया, लेकिन राहुल गांधी जी शायद ये समझाने में अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को शायद सफल नहीं हो पाए कि शकुनी के पासे से शकुनी को नहीं हराया जा सकता, और शकुनी के पासों पर वो रोक भी नहीं लगा पाए। और खास करके मैं जिक्र करूंगा अपने मध्य प्रदेश का, जो इतनी बढ़िया उर्वरा जमीन थी और सब कुछ था, लेकिन वो सांगठनिक रूप से भी ऊपर से नीचे तक ऐसी अनुशासनहीनता हुई, और वो अनुशासन यहाँ तक पहुंचा कि आज की तारीख में उनके खड़गे जी फिर से आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को, और वो मीटिंग फिर उन्हें टालनी पड़ जा रही है। तो ऐसी हालत में आप इन सारे संदर्भों को आप कैसे देखती हैं कि इतना जो उफान उठा था, और पूरा लग रहा था कि माने भाजपा अब गई कि तब गई, सदन से लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक आपके ये 56 इंच कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था, और सांस फूल रही थी, सारे लोगों को पेचकुल फेंकने लगी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ये दम निकल गई कांग्रेस? देखिए, मैं इसको जिस तरह से रखना चाहूंगी, तो सबसे पहले ध्यान दिलाना चाहूंगी कि देखिए, वोट का जो खेल है, जो चुनाव का जो खेल है अपने आप में, वो अब जो मैडम जी है आवाज कट रही है। करीबी हो गया है कि वो 2% वोटों के फर्क से सब कुछ बदल जाता है। तो आप जिसको हारी हुई, थकी हुई, फेल हुई पार्टी बता रहे हैं, उसका वोटिंग परसेंटेज हर राज्य का मैं अगर बता दूं, तो सबसे ज्यादा गैप जो है वो मध्य प्रदेश में आया है 8% का, जहां 40% मिला है कांग्रेस को और 48% मिला है एमपी में बीजेपी को। राजस्थान में ये परसेंटेज कितना है? 39.53 है कांग्रेस को और 41% है बीजेपी को। छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है, 42% कांग्रेस को, 46% इनको मिला है बीजेपी को। तेलंगाना की तो खैर क्या ही बात करें, 39% कांग्रेस को मिला है, 13% बीजेपी को मिला है। तो ये जो परसेंटेज ऑफ वोट है आप देख रहे हैं, कहीं पे भी 4%, 2%, 4% से ज्यादा का फर्क नहीं है, एक्सेप्ट एमपी। तो ये जो खेल है ये कितने वोटों में बिगड़ता है? तो ये चीजों को लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए भाई। आप विपक्ष में रहने वाले लोगों को कम से कम ये समझ आना चाहिए, और दर्शकों को भी, कि जो 40% वोट पाने वाले लोग खत्म नहीं हो गए होते हैं। अगर करोड़ों लोगों ने इस देश के वोट किया है, 4 राज्यों के भी वोट किया है, तो उसका मतलब है ये खेल ये खत्म नहीं है, ये जंग है एक तरह की। सैद्धांतिक तौर पर आप लड़ रहे हैं, तो लड़ने वाले को कम से कम दोनों तरफ से रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। तो ये माहौल भाजपा बनाए, भाजपा का मीडिया बनाए, तो समझ में आता है। हम भी ये मीडिया बनाने में लग जाते हैं कि वो तो निपट गई कांग्रेस। लड़ कौन रहा है? हारने के लिए लड़ने की बात करूं अगर, तो हारी तो वो पार्टियां भी हैं जो खुद को मानती हैं कि सैडिस्ट किस्म से ये भाषा बोलती हैं कि अरे कांग्रेस का अहंकार टूटा। कांग्रेस का अहंकार नहीं टूटा भैया, आपका भी अहंकार टूटा। आप 1% वोट पाए, 20-20 रैली करके एक जिले में 1.5% वोट पाए हैं, तो अपने पर भी झांकिए। अगर आप जीतने का दावा था, 10 सीट मांग रहे थे, तो आपको जीतना चाहिए था 10 सीट। मदद करते कम से कम कांग्रेस की। नहीं कांग्रेस की मदद करते तो किंग मेकर बन जाते। लेकिन किया क्या है? सारी छोटी छोटी पार्टियां, जो आदिवासियों का वोट, दलितों का वोट बटा है, वो चाहे बसपा हो, चाहे गोंडवाना पार्टी हो, चाहे ये रावण चंद्रशेखर रावण की पार्टी हो, या और तमाम पार्टियां हो, सब लोगों ने क्या किया है? 4%, 5% का ही तो अंतर है, इन लोगों को सबको मिला दे तो ये चीजें बहुत क्रूअल हैं। और प्रदेश की बात कर रही हूँ, एमपी और राजस्थान ऑलरेडी आरएसएस के मॉडल स्टेट बने हुए हैं। वहां 20 सालों से आरएसएस का कब्जा है, बगल में है गुजरात, राजस्थान में, और एमपी में भी बुलडोजर राज आराम से अपनाया गया है। वहां प्रज्ञा ठाकुर अगर दिग्विजय सिंह जैसे चीफ मिनिस्टर रहे हुए व्यक्ति से जीत जाती है, जो कि सीधे सीधे क्रिमिनल केस में अंदर डाली गई थी, तो लोगों की मानसिकता का क्या हाल किया गया और कितना ध्रुवीकरण है, ये हमको समझने की जरूरत है। दूसरा, हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ईवीएम का खेल, ध्रुवीकरण का खेल, लाभार्थी बनाए जाना, मतलब चुनाव आयोग चुप हो गया और एन चुनाव के वक्त में 2-2 इंस्टॉलमेंट लाडली बहना का पैसा डाला गया।
मोदी जी खुद चुनाव के टाइम पे प्रस्ताव करके पार्लियामेंट में पास कराते हैं कि हम 5 साल और अभी आपको अनाज देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग एकदम एक तरफा कर रहा है, हमको उसको नहीं भूलना चाहिए। दूसरा चीज मुझे कहना था कि जिस तरह से नया चेहरा, नया नेतृत्व तेलंगाना में जीता है, ये हम लोगों को जरूर स्वीकार करने की जरूरत है कि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी होती है या नाराजगी होती है, ऐसे लोगों का ठीक से हम फीडबैक नहीं ले पाए और उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं राजस्थान में खास करके मिनिस्टर्स हारे, छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर्स हारे या नेता हारे हैं बहुत बड़े संख्या में। तो उन लोगों के बारे में ठीक से फीडबैक लेना चाहिए था। और अपनी टीम में जब ओएसडी भी दूसरे दिन आके बयान देने लगता है अवसरवादी बन करके गहलोत जी के खिलाफ, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इतने सतर्क नहीं है, हम इतनी बड़ी ताकत से लड़ रहे हैं जो हर जगह अपने घुसपैठ आरएसएस के लोगों के माध्यम से बना चुकी है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, सारी चीजें उनके हाथ में है और एक के मुकाबले 100 का लड़ाई है। एक व्यक्ति के सामने 100 लोग, मतलब 100 के बराबर धन बल है उनके पास। आप अगर 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो वो 100 रुपया खर्च कर रहे हैं और इस गैर बराबरी को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और अपने लोगों, अगर आप इंडिया गठबंधन चाहते हैं और एक दूसरे का साथ चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने ईगो को परे रखने की जरूरत है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता कांग्रेस में हो या इधर भी हो। आपको इतना बुरा लग जाता है किसी बात का कि आप देश गए, आप चूल्हे भाड़ में, मेरी नाक का सवाल है तो मैं हरा के छोड़ूंगा, मैं तो जिता के छोड़ूंगा, मैं तो इनको साइड करके छोड़ूंगा। ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं एक नागरिक होने के नाते इस देश की और भारत जोड़ो की भावना के साथ जुड़ी होने के साथ मैं ये कहती हूँ कि आप देश के लिए लड़ रहे हो या अपनी पार्टी के लिए और अपने छोटे छोटे ईगो के लिए लड़ रहे हो। तो ये चीज भी सीखने की हम लोगों को जरूरत है। वहां तो हालत ये है, मैं तारीफ करूंगी शिवराज सिंह चौहान की, 5वीं बार मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बनेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो आदमी विनम्रता पूर्वक जनता के बीच जाके हाथ जोड़ के पूछ रहा है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं। मुझे तो लगता है उनको पूरी सिंपैथी मिली है उनके लिए। जिस तरह से वो पैर धो रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, महिलाओं के सामने जा जाकर रो और गिड़गिड़ा रहे हैं चुनाव में, उनकी भाषा देखिए और बाकियों की भाषा देखिए। तो ये फर्क, और खासकर महिलाएं तो इन चीजों पे बहुत द्रवित होती हैं। तो ये जो फीलिंग है और इस तरह की चीजें है, विनम्रता है कि अभी भी वो आदमी कह रहा है कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा कि नहीं, ये मेरे ऊपर नहीं है, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। दूसरी तरफ है कि मुझे तो कुर्सी छोड़ती ही नहीं है। तो ये हमें अपना आत्म मूल्यांकन भी करने की जरूरत है और थोड़ा सा हर किसी को खुद पे उंगली पहले उठानी चाहिए। अगर हम देश के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारी भाषा में, हमारे जेस्चर में वो दिखाई देना चाहिए। हम खांटी पुराने स्टाइल के राजनीतिज्ञ होकर इस चुनौती से नहीं जूझ सकते। ये बात सभी नेताओं को लोगों को समझने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि जमीनी संगठन अपनी जगह पे है, लेकिन लीडरशिप को ज्यादा समझदारी की बात करने की जरूरत है। प्रशासन पे पकड़ और योजनाओं की डिलीवरी भी कहीं ना कहीं, मैं राजस्थान 4 बार गई थी, मुझे लगा, मैंने गांव में भी जाकर के विजिट किया पिछले साल में, मैंने देखा बहुत अच्छी योजनाएं हैं, शहरी क्षेत्र में है, सब चीजें हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो मनरेगा का 150 दिन का होना हो या और चीजें हैं, भ्रष्टाचार लोकल लेवल पे अधिकारियों के द्वारा या और लोगों के द्वारा इस तरह का था कि वो डिलीवर नहीं होती हैं। हम लोग अगर फीडबैक नहीं लेंगे तो हमें सच्चाई का पता भी नहीं चलेगा और इसीलिए लोगों पे इन योजनाओं का बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता है पड़ता है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो डिलीवर कर ले जाती है, वो चाहे 2 लाख रुपए आवास के नाम पे देना हो या ये 5 किलो राशन पहुंचाना हो या अभी टॉयलेट का पैसा दिलवाना हो या लाडली बहना का पैसा दिलवाना हो, उनका प्रशासन पे इतना कंट्रोल है कि वो डिलीवर कर ले जाते हैं लोगों तक, बेनिफिशियरी की एक फौज अपने हक में खड़ा कर ले जाते हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि यहाँ पे अब लोगों को यही लगता है कि हमको और तो कुछ सरकार से मिलना नहीं है, नौकरी चाकरी मिलनी नहीं है, रोजगार मिलना नहीं है, शिक्षा मिलनी नहीं है, हमको चलो जो खाने भर मिल रहा है उतने में ही हम संतोष कर लें, और वो भी हमारे ऊपर एहसान है क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे खून में नहीं है, तो हमें लगता है कि वो तो माई बाप है जो दे रहे हैं, उस पर हमको खुश होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जनता के साथ भी दिक्कत है कि हम लोगों ने अभी तक लोगों को नागरिक के तौर पर कहाँ हम बना पाए हैं उनको, उनके अंदर नागरिकता की समझ को।
दूसरा जो मुझे कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग बहुत बहस कर रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं, सुओ मोटो लिया है, सब है, पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेते हुए दिखता नहीं है। छोटी पार्टियों का ही सवाल है, तो मैं क्यों ममता बनर्जी क्यों झिझक रही है? क्योंकि उनकी गर्दन फंसी हुई है। महुआ मोइत्रा का क्या हाल कर रखा है? आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 3-3 मिनिस्टर है, शायद पार्टी ही खत्म हो जाएगी जिस तरह से वो जेल में पड़े हैं, जमानत तक नहीं मिल रही है। तो लड़ाई इस हद तक जा चुकी है। जो बचे हुए हैं यूपी में कोई लड़ाई नहीं लड़ते हैं, एमपी में चाहे जितना जाते हो, सच्चाई यही है कि यूपी में कहीं लड़ते हुए दिखते ही नहीं है, इसलिए वो बचे हुए हैं। नहीं तो उनके भी मिनिस्टर तमाम और लोग अभी तक अंदर होते। तो इस तरह से हम लोगों को समझना पड़ेगा और बहुत क्रूरता के साथ में समझना पड़ेगा कि किसी को मुरव्वत करने की हमें जरूरत नहीं है। आपके अपने लोगों को सबसे कड़ाई से लोगों से जवाबदेही मांगनी थी। हम सरकार से क्या जवाबदेही मांगेंगे जब अपनी पार्टी के नेता से खुद जवाबदेही नहीं मांग पा रहे हैं? और मुझे लगता है जहां तक और एक सवाल है मेरे मन में कि जातिगत अस्मिता की और पहचान की जो लड़ाई है उसको बहुत बड़े पैमाने पे काट बना दिया, जैसे लगा कि कोई मंत्र मिल गया है और उसी से बीजेपी को हराया जा सकता है। अरे महाराज, बीजेपी बहुत पहले ये मंडल से निपट चुकी है, बढ़िया से निपट चुकी है। यूपी में और बिहार में छोड़ के, पूर्वांचल की कुछ जिलों में और बिहार को छोड़ के जातिगत जनगणना का सवाल या पिछड़ी राजनीति का सवाल इतना बड़ा मुद्दा मुझे नहीं लगता साउथ के स्टेट में होगा। लेकिन एक सिंगल जातियां, कहीं यादव संगठित है, कहीं गुज्जर संगठित है, कहीं पटेल संगठित है, कहीं और कोई संगठित है, ऐसे ही खाली पाटीदार है, इन लोगों की लड़ाइयां हैं। बाकी तमाम जातियां जो छूट जाती हैं, जो 2, 4, 5, 6, 7% में आती हैं, उनका समुच्चय बीजेपी के साथ चला जाता है। क्योंकि जैसे ही आप किसी एक पार्टी को डोमिनेट पोजीशन में लाते हैं, वैसे बाकी सारी, चाहे वो एसटी के ग्रुप में हो, चाहे एसटी के ग्रुप में हो, और वो चाहे पिछड़ों के ग्रुप में हो। मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि जितनी नफरत महार या एक पर्टिकुलर एसटी की डोमिनेटिंग कास्ट से बाकी एससी की कास्ट करती है, उतनी ही नफरत पिछड़े में एक पर्टिकुलर कास्ट जो डोमिनेटिंग है उससे बाकी जातियां करती हैं। ये सवर्ण और पिछड़े की लड़ाई नहीं है, ये आपस में ही लड़ाई है, और जिसका फायदा हमेशा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से बीजेपी ले लेती है। कांग्रेस भारत जोड़ो करे उसी में भलाई है। कांग्रेस इस राजनीति की स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी पहचान जातिगत अस्मिता नहीं है। ये पहचान उनकी है जिन लोगों का आधार ही सिर्फ एक जाति या एक पर्टिकुलर 2-3 जातियों का वोट बैंक है। वो लड़े सामाजिक न्याय के नाम पर, इस लड़ाई को वो कर सकती हैं। लोगों की ट्रेनिंग भी नहीं हुई है। एमपी में, छत्तीसगढ़ में एससी और एसटी और पिछड़ा इतने बड़े पैमाने पे भूपेश बघेल तो राजनीति ही उन्हीं की कर रहे थे। क्या हुआ? तो नाराजगी लोगों की ज्यादा मोल लेते हैं इस सवाल पर काम करने के बजाय। तो मुझे नहीं, मैं हो सकता है कि बहुत ऑकवर्ड फील करें लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता। और दूसरा ये भी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन जो बहुत पॉपुलर बोला गया, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन में हमेशा कांग्रेस पिछड़ जाएगी। भाई साहब, एक दिन किसी बाबा के चरण में गिर जाने से लोग कमलनाथ जी के खिलाफ हो गए, कितना सिंपल, कितना मतलब वो निकाल लेते हैं, हम लोग जजमेंट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, जनता ऐसे नहीं सोचती है। जनता उसी बाबा के सामने वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि लाखों की संख्या में वहां जाके बैठ रही है बाबाओं के सामने। वो रामपाल जी को छोड़ दिया गया, क्या वो मुद्दा बना? कोई महिला उसको मुद्दा बनाती है? नहीं। तो हम कहाँ पे हैं, हमारा समाज कहाँ पे है? इस बात की सच्चाई को समझना चाहिए, नेताओं को भी समझना चाहिए, और हम जो विश्लेषण करने बैठते हैं हमको भी समझना चाहिए। मुझे लगता है हार के लिए खुद को हर बार दोषी मान लेना और उनको अपराजेय बताते हुए उनको एकदम से सर पर बैठा लेना, ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 40% वोट पाए हैं और तेलंगाना में अच्छी जीत मिली है, और 24 के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे, यही मान के मुझे संतोष होगा, और यही मैं मानूंगी, और यही मान के लड़ते रहना चाहिए। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद जागृति। जागृति का ही हौसला अगर कांग्रेस समझे, कांग्रेस आज तक अपना जो उसका आइकान हो सकता है उसको आइकान तक नहीं बनाई है। हमारा अपना है कि पंडित नेहरू को ही अगर वो आइकान बना करके सामने रख दे तो उससे बड़ा तो आइकान हमारे देश में आज की तारीख तक नहीं है। और ये सारी चीजें तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी, जब जागृति जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता जो चीज समझ रहा है, क्या उसके शीर्ष नेतृत्व को ये सब जानकारी नहीं हो पा रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और
यही स्थिति थी कि इनके भारत यात्रा का ही परिणाम था कि राहुल गांधी तो मेहनत किए, लेकिन वो जो कमरे में बैठ करके जो लोग आत्मतोष से भर गए कि अब तो पूरे देश में हमने फतह कर लिया, शायद वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसी का परिणाम ये हुआ कि हम सब वोट पाने के बावजूद जो हारा वही सिकंदर। आज की तारीख में तो सरकार तो 3 प्रांतों बना लिया, जैसे बनाया जो भी बनाया बन गया। अब महाराष्ट्र में अगर भाजपा सरकार बना ली तो बना ली, जो भी जैसे बनाई अपना बनाई। तो